हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स भक्त। आज हम लोग करने वाले हैं द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जो कि आपका बीकॉम के लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से भी करीबन करीबन आपको 10-20 मार्क्स का पूछेगा ही पूछेगा, 10-20 मार्क्स का पूछेगा ही पूछेगा। मैं बता दूं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया है। लिंक कहां पे है? लिंक इन डिस्क्रिप्शन। पूरा का पूरा सेमेस्टर 1 मैं क्या कर रहा हूं, पूरा का पूरा सेमेस्टर 1 का जितना भी वीडियोस मेरे से पॉसिबल हो रहा है मैं बना रहा हूं। ऑफ कोर्स उसको आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप आराम से उसको एक्सेस कर सकते हो और अपने सेम 1 को अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर कर सकते हो। समझे बेटा? आपको अभी क्या करना है? अभी मैं करवाने वाला हूं फुल फ्लेज्ड सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का फुल कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ मैं आपको करवाने वाला हूं, जो कि आपको ये पीडीएफ कहां मिलेगा? पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप में। मतलब अगर ये टेलीग्राम चैनल में मेरा आपने ज्वाइन नहीं किया अभी तक तो अभी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? आपको पीडीएफ सारे के सारा पीडीएफ मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ये भी कहां मिलेगा? आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? सबसे पहले तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तभी दूसरा वीडियो आएगा, तभी नेक्स्ट चैप्टर वाला वीडियो आएगा, जो कि है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का लाइक टारगेट मैं आपको देता हूं 30 लाइक्स। 30 लाइक्स अगर नहीं हुए जब तक, तब तक 30 लाइक्स से ज्यादा हो तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा है, तब तक पार्टनरशिप एक्ट नहीं आएगा जब तक 30 लाइक नहीं हो जाए, ठीक है? उसके पहले आप प्लीज इसको पूरा का पूरा रिवीजन देखिए, बिल्कुल मत सोचिए। देखिए इनफोर्स कब किया गया था? 19th ये 30 को, मतलब कि 1 जुलाई 1930 को इन्फोर्समेंट था। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बना गया था 1 जुलाई 1930। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या होता है? नॉर्मली सेलर या तो ट्रांसफर कर देता है या तो एग्रीमेंट टू ट्रांसफर करता है, या तो ट्रांसफर करता है गुड्स को या तो एग्रीमेंट टू ट्रांसफर करता है। ये पीडीएफ आपको कहां मिलेंगे? ये पीडीएफ आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे। ये पीडीएफ आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे, उसको आपको ज्वाइन कर लेना है आराम से दोस्तों। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है? देखिए कंट्रैक्ट ऑफ सेल, सेलर क्या करता है? या तो ट्रांसफर कर देता है या तो एग्रीमेंट टू ट्रांसफर कर देता है, ठीक है? द ओनरशिप, ओनरशिप मतलब आप दुकान में जाते हो तो आप कुछ सामान लेने जाते हो, उस सामान या तो आप इमीडिएटली लेके आ जाते हो या तो इमीडिएटली लेके आ जाते हो। इसका मतलब क्या है? इमीडिएटली। इसका मतलब क्या है? नॉर्मली इमीडिएटली, ठीक है? या तो उसको आप इमीडिएटली लेके आ जाओगे या तो उसको बोल दोगे दुकानदार को कि 2-4 दिन बाद मैं लेके जाऊंगा, तो इसको क्या बोलते हैं? एग्रीज टू ट्रांसफर, एग्रीज टू ट्रांसफर, ठीक है? तो इसी हिसाब से दोस्तों वेट, थोड़ा सा फोन आ गया है। वेलकम बैक गाइस, कुछ इमरजेंसी कॉल आ गई थी तो उसके वजह से मेरे को जाना पड़ा, लेकिन ठीक है, वेलकम बैक। चलिए आइए, यहां पे सेल का मतलब क्या होता है? सेल का मतलब ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली, और एग्रीमेंट टू सेल का मतलब क्या होता है? अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो सकता। आप दुकान जाते हो तो दुकान में जो सामान अवेलेबल आपका रहता है तो वो तो आपको इमीडिएटली मिल जाता है। जो सामान आपको अवेलेबल नहीं रहता है वो 2-4 दिन बाद मिलता है ना, वो 2-4 दिन बाद मिलता है ना साहब, बोलिए जल्दी से। हाँ, 2-4 दिन बाद मिलता है सर, ठीक है? आगे आगे देखिए, सेलर ट्रांसफर और एग्रीज टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन द गुड्स टू द बायर। प्रॉपर्टी इन द गुड्स मतलब कि गुड्स किसको किसको ट्रांसफर करता है? बायर को ट्रांसफर करता है ना, जो कि इंटेंडेड बायर रहता है उसको ही ट्रांसफर करता है ना, आप लोगों को ही ट्रांसफर करता है ना दुकानदार, फॉर ए प्राइस। कुछ पैसे दोगे तभी तो, अरे पैसा के बदला तुमको ट्रांसफर करेगा ना, तुम उस गुड्स का प्राइस चुकाओगे तभी तो, है ना? समझे? चलिए आगे। एसेंशियल ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, क्या क्या एसेंशियल चीजें चीजें रहती है देखिए, पढ़िए। देयर मस्ट बी टू पार्टीज, देयर मस्ट बी टू पार्टीज, वन इज बायर एंड सेलर। अरे बायर होना चाहिए और सेलर भी होना चाहिए। बायर इज वन हु बाइस, ऑफ कोर्स ये बात तो आप जानते ही है। बायर क्या? आप लोग हैं। बायर मान लीजिए आप लोग हैं, सेलर मैं हूं, तो आप लोग मेरे से खरीदेंगे तभी तो मैं बेच पाऊंगा। बायर इज वन हु बाइस और एग्रीज टू बाई। एग्रीज टू बाई मतलब मेरे से या तो आप लोग बाई कर लिए हो या तो फ्यूचर में बाई करने वाले हो, फ्यूचर में बाई करने वाले हो, ठीक है? पहले से आप डिसाइड कर लिए हो कि मेरे से आपको बाई करना है ये गुड्स, मेरे से या तो आप बाई कर लिए हो, फ्यूचर में बाई करने वाले हो। एंड सेलर इज वन हु सेल्स और एग्रीज टू सेल्स, मतलब कि या तो मैं आपको बेच दिया हूं
या तो जब मेरा सामान अवेलेबल हो जाएगा तब मैं आपको बेचूंगा, उसको बोलते हैं एग्रीज टू सेल, उसको बोलते हैं एग्रीज टू सेल। अब क्या है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मस्ट बी गुड्स, गुड्स में ही डील होना चाहिए, गुड्स में ही डील होना चाहिए। मतलब गुड्स मतलब क्या होता है, गुड्स मतलब जो बिजनेसमैन जो सामान पे डील करता है, जिसका आपका बिजनेस है, जिस सामान का आपका बिजनेस है, ठीक है, वही आपका सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। आप गुड्स को ही बेच रहे हो ना, आप कुछ अलग चीज तो नहीं बेच रहे हो, आप गुड्स को ही बेच रहे हो। गुड्स विल नॉट इंक्लूडेड सर्विसेज, सर्विसेज इसमें इंक्लूड नहीं रहेगी, ठीक है, सिर्फ गुड्स इंक्लूड रहेगी। ओके, आगे, ट्रांसफर मस्ट टेक प्लेस फॉर ए प्राइस, मतलब प्राइस के लिए ट्रांसफर होना चाहिए ना। मतलब आपने अगर प्राइस दिया, आपने अगर उसका दाम दिया, दाम, प्राइस मतलब दाम, आपने अगर उसका दाम दिया तभी वो गुड्स आपको देगा ना। आप दुकान में जाओ, आप दुकान में जाओ और बोल दो कि भैया एक मैगी देना, तो मैगी तो वो दे देगा, लेकिन आप उसको ₹7 दोगे, ये तभी तो आपको मैगी वो देगा। इवन द कंसिडरेशन इज पार्टी गुड्स एंड पार्टी प्राइस इट इज वैलिड, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, ट्रांसफर मस्ट बी जनरल प्रॉपर्टी एंड नॉट बी द स्पेशल प्रॉपर्टी, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना नहीं चाहिए, मैगी का ही ट्रांसफर होना चाहिए ना, या तो नॉर्मल जो गुड्स मिलते हैं मार्केट में उसी चीज का ट्रांसफर होना चाहिए, है ना। तो उसी चीज का ट्रांसफर को वैलिड माना जाता है, उसी चीज का ट्रांसफर को वैलिड माना जाता है, ठीक है, जिसका हम लोग गुड्स बेच रहे हैं, जो गुड्स हम लोग बेच रहे हैं, जो गुड्स हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। ओके, उसके बाद ऑल एसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रेजेंट, ऑल एसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रेजेंट, हर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में जो जो कंडीशंस लगती है, जो जो कंडीशंस लगती है, वो सब सारे चीज होना चाहिए उसमें, वो सब सारी चीज होना चाहिए उसमें, ठीक है। आगे आगे, अब देखिए पढ़िए, गुड्स का कितना टाइप होता है, एक तो होता है एग्जिस्टिंग गुड, एक होता है फ्यूचर गुड, एक होता है कंटिंजेंट गुड। एग्जिस्टिंग गुड के बारे में पढ़ते हैं, गुड्स विच आर इन पोजीशन ऑफ द सेलर एट द टाइम ऑफ कंट्रैक्ट, जैसे कि एग्जांपल क्या हो गया, मैगी। आप अगर दुकान में जाओ, कोई सा भी अपना दुकान में जाओ और अगर मैगी मांगो तो ऑफकोर्स आपको मिल जाएगा, मैगी हो गया, शुगर हो गया, या तो राइस हो गया, तो ये सब सारी चीज आपको मिल जाएंगे। मतलब कि उस टाइम पे एग्जिस्ट करते हैं जिस टाइम पे आपने गुड्स मांगा है, गुड्स विच आर इन पोजीशन ऑफ द सेलर एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि उसी टाइम आपको इमीडिएटली ट्रांसफर जो गुड्स हो जाता है उसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स। उसको क्या बोलते हैं, एग्जिस्टिंग गुड, मतलब कि एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कि वो गुड्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है उस समय, एग्जिस्ट करता है उस समय। अब फ्यूचर गुड्स पढ़ते हैं, फ्यूचर गुड्स मतलब क्या हो गया, गुड्स विच आर नॉट इन द पोजीशन ऑफ द सेलर बट विल बी प्रोक्योर्ड और प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड बाय हिम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, मतलब कि जब हमने कॉन्ट्रैक्ट मेड किया उसके बाद मैन्युफैक्चर होगा, मैन्युफैक्चर बाकी है। যদি তোমরা বাঙালি তখন তোমরা বাংলাতেও লিখতে পারো। পিডিএফটা অফকোর্স ये টেলিগ্রাম চ্যানেলে अवेलेबल আছে তোমাদের কাছে, तो टेलीग्राम चैनल जाओ, ज्वाइन करो, ये टेलीग्राम चैनल में जाओ तुम लोग, ज्वाइन करो और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट नोट्स की पीडीएफ ले लो, ठीक है। और ये चैनल को तो बिल्कुल अच्छे से सब्सक्राइब करना, बिकॉज बहुत सारे कंटेंट और भी आने वाले हैं। फ्यूचर गुड्स मतलब क्या हो गया, जो गुड्स फ्यूचर में बनेंगे, जो गुड्स फ्यूचर में बनेंगे, ठीक है। चलिए, कंटिंजेंट गुड्स क्या हो गया, गुड्स द एक्विजिशन ऑफ विच बाय द सेलर डिपेंड्स अपॉन द कंटिंजेंसीज, मतलब एक हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे डिपेंडेंट है, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे डिपेंडेंट है, तो उसको क्या बोलते हैं, कंटिंजेंसीज। मतलब कि अगर एक कंडीशन रख दिया गया है, अगर एक कंडीशन रख दिया गया है, मान लो कि मेरे को अपना सप्लायर प्रोवाइड करेगा गुड्स तब मैं आपको गुड्स दे पाऊंगा, मेरे को सप्लायर प्रोवाइड करेगा गुड्स तभी मैं आपको गुड्स दे पाऊंगा, तब ये क्या है, कंटिंजेंट गुड्स ऑफ कॉस्ट। ये क्या है, कंटिंजेंट गुड्स ऑफ कॉस्ट, मतलब कि अगर कंटिंजेंट गुड्स मतलब क्या, कि दुकानदार के पास गए आप लोग और दुकानदार को आपने बोला कि भाई भैया एक सर्फ एक्सेल का पैकेट देना, तो दुकानदार क्या बोलता है आपको कि भैया सर्फ एक्सेल तो आ नहीं रहा है, लेकिन सप्लायर अगर मेरे को प्रोवाइड करेगा सर्फ एक्सेल तो हम आपको दे देंगे, सप्लायर अगर प्रोवाइड करेगा तो हम आपको दे देंगे। और फ्यूचर गुड्स क्या होता है, फ्यूचर गुड्स तो मैन्युफैक्चर
मैन्युफैक्चर ही नहीं हुआ है, फ्यूचर गुड्स तो मैन्युफैक्चर ही नहीं हुआ है, अभी तक मैन्युफैक्चर नहीं हुआ है, अभी तक प्रोड्यूस नहीं हुआ है। जब प्रोड्यूस हो जाएगा उसके बाद आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका भी बहुत सारा टाइप होता है, इसका भी स्पेसिफिक रहता है, असर्टेन रहता है, सर्टेन रहता है। स्पेसिफिक गुड्स का ये टाइप्स किसका है, ये टाइप्स किसका है, ये टाइप्स है ऑफ कोर्स आपका एग्जिस्टिंग गुड्स का। जब आपने मैगी मांगा अपने दुकानदार को, तो दुकानदार ने क्या क्या बोला, मैगी एग्जिस्ट कर रहा है भाई, मैगी एग्जिस्ट कर रहा है। अब स्पेसिफिक देखिए, गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट ए टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट ए टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि जैसे कि एक टाइप ऑफ राइस ऑफ बैग है, ठीक है, मम्मी लोग देखते हैं राइस है, तो उसी वक्त चेक कर लिया गया, उसी वक्त राइस को चेक कर लिया गया, उसी वक्त राइस को हाथ में ले लेके चेक कर लिया गया, उसी को मेजर कर लिया गया, और उसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट बन भी गया, उसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट बन भी गया, मतलब कि उसी वक्त सारा कुछ चेक कर लिया गया। और असर्टेन्ड मतलब क्या होता है, गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन सब्सटिक्वेंट टू द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब असर्टेन मतलब चुन के रखना, हमने नहीं चुना है, चुन के रखना, चुनेंगे बाद में वो राइस को चुनेंगे, बाद में वो राइस को चुन लेंगे। और अनअसर्टेन मतलब क्या हो गया, गुड्स विच आर नाइदर आइडेंटिफाइड नॉर एग्रीड अपॉन बट मेड डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स आर गिवन, मतलब कि यहां पे हमने गुड्स को नहीं चुना, मतलब राइस नहीं चुना ऐसे ही ले लिया, राइस अगर नहीं चुना ऐसे ही ले लिया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनअसर्टेन, उसको हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, अनअसर्टेन गुड्स बोलते हैं, ठीक है। उसको हमने नॉर्मली क्या बोलते हैं, अनअसर्टेन गुड बोलते हैं, गुड्स विच नाइदर आइडेंटिफाइड नॉर एग्रीड अपॉन बट मेयर डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स आर गिवन। अब आगे, अब देखिए फिक्सेशन ऑफ द प्राइस कैसे होता है, मतलब प्राइस को फिक्स कैसे करे, प्राइस को फिक्स कैसे करे, प्राइस फिक्स कैसे होता है, या तो आपने एग्रीमेंट कर दो, एग्रीमेंट कर दो, ठीक है, आप एग्रीमेंट कर दो, या तो म्यूचुअल डीलिंग करो, म्यूचुअल डीलिंग मतलब रोज आप अगर डील करते हो रोज, और तीसरा में बाय थर्ड पार्टी, अगर थर्ड पार्टी भी आपका प्राइस फिक्स करके देगा, जब आप फिक्स नहीं कर पा रहे हो अपना प्राइस को, तो थर्ड पार्टी आपका प्राइस फिक्स करके देगा। इफ द प्राइस इज टू बी फिक्स्ड बाय द थर्ड पार्टी एंड द थर्ड पार्टी रिफ्यूजेस टू फिक्स द प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट शैल बी वॉइड, मतलब अगर थर्ड पार्टी ने मना कर दिया कि हम प्राइस फिक्स नहीं करेंगे तुम दोनों के लिए, ए और बी के लिए अगर सी प्राइस फिक्स नहीं करेगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, ए और बी के लिए वॉइड, क्योंकि तुम तो फिक्स कर ही नहीं पा रहे हो, तुम तो ऑलरेडी थर्ड पार्टी का हेल्प ले रहे हो, लेकिन थर्ड पार्टी भी मना कर दिया तुम्हारा प्राइस फिक्स करने के लिए। मतलब कि एक चीज का अगर तुम बायर और सेलर दाम फिक्स नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग क्या हम लोग किसको बुलाते हैं, थर्ड पार्टी को बुलाते हैं, थर्ड पार्टी जी आइए आप और फिक्स कीजिए ये प्राइस को। अगर थर्ड पार्टी फिक्स नहीं करते हैं ये प्राइस को, तब ये क्या बन जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है वॉइड, ठीक है, वॉइड बन जाता है, क्योंकि तुम लोग भी तो फिक्स नहीं किए थे। लेकिन सबसे पहले तो तुम लोग फिक्स करने का कोशिश करोगे एग्रीमेंट से अगर फिक्स कर रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, एग्रीमेंट से फिक्स नहीं कर रहे हो तो म्यूचुअल डीलिंग से, म्यूचुअल डीलिंग मतलब क्या होता है, अगर तुमने रोज का सामान रोज जिस प्राइस पे लेते हो उसी प्राइस पे डील कर लो, अगर तुम वो भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तब भाई थर्ड पार्टी का हेल्प लो। थर्ड पार्टी अगर रिफ्यूज कर दिया, थर्ड पार्टी अगर मना कर दिया भाई, मना कर दिया कि हम तुम्हारे लिए प्राइस फिक्स नहीं करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा वॉइड, वो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। अब डिलीवरी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए डिलीवरी या तो ही एक्चुअल होता है, सिंबॉलिक होता है, कंस्ट्रक्टिव होता है। एक्चुअल डिलीवरी का किसको बोलते हैं, फिजिकल पोजीशन ऑफ द गुड्स आर ट्रांसफर्ड, मतलब कि गुड्स को, लिखिए मेरे साथ, फिजिकली ट्रांसफर कर दिया, गुड्स को अगर तुमने फिजिकली ट्रांसफर कर दिया तो उसको बोलते हैं एक्चुअल। सिंबॉलिक किसको बोलते हैं, मीन्स द ऑब्टेनिंग द पोजीशन ऑफ द गुड्स आर गिवन, मतलब कि एक मान लो एक सिंबल दे दिया, एक टोकन टाइप का दे दिया, एक तुम्हारे सेलर ने तुमको एक टोकन टाइप का दे दिया, इसको बोलेंगे टोकन,
और वो बोल दिया कि एक फलाना ढिमकाना गोडाउन है, उस गोडाउन से ये टोकन दिखा के तुम अपना गुड्स ले सकते हो। उस गोडाउन से उस गोडाउन में ये टोकन दिखा के अपना गुड्स अगर ले सकते हो तो उसको क्या बोलते हैं, सिंबॉलिक बोलते हैं। मतलब कि क्या, निशानी दे दिया ऑफ कोर्स। मतलब वो गुड्स ले जाना तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है। तुम क्या करोगे, गोडाउन में जाओगे और वो टोकन दिखाओगे और वो तुमको गुड्स दे देंगे। उसके बाद तुम कैरेज करके भाड़ा करके लेके जाओगे वो गुड्स को। बड़ा सा गुड्स होगा शायद से, फ्रिज होगा, टीवी होगा, ऐसे। कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है, डिलीवरी विच एनी चार्जेस इन द कस्टडी और एक्चुअली पोजिशन, डिलीवरी बाय द अटॉर्नमेंट और एक्नॉलेजमेंट। तो कंस्ट्रक्टिव मतलब क्या होता है, डिलीवरी विच एनी चार्ज इन द कस्टडी और एक्चुअल पोजीशन। मतलब कि अगर कस्टडी में रखा हुआ है, अगर एक्चुअल पोजीशन में रखा हुआ है, मतलब कि कोई रखने वाला तुम्हारा है, ऑफ कोर्स कोई, ऑफ कोर्स ये गुड्स को दूसरा कोई रखने वाला है, ठीक है। तो उस डिलीवरी को क्या क्या बोलते हैं, उस डिलीवरी को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। उस डिलीवरी को बोलते हैं क्या, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। आगे चलते हैं। कंडीशंस, कंडीशंस भी बहुत सारे लगाए जाते हैं गुड्स पे। कंडीशंस भी बहुत सारे लगाए जाते हैं, जैसे कि टाइटल। कंडीशंस क्या क्या होते हैं, टाइटल। सबसे पहले तो टाइटल समझिए। इन सेल, सेलर मस्ट हैव द टाइट टू सेल इन एग्रीमेंट टू सेल और द फ्यूचर डेट ही मस्ट हैव टू राइट टू सेल। मतलब कि सेलर का क्या रहता है, सेलर का सेल करने का अधिकार रहता है। तो हमेशा या तो सेल हो या तो एग्रीमेंट टू सेल हो, सेलर हमेशा क्या क्या करेगा, सेल करेगा। सेलर का राइट होता है, अधिकार। सेलर का अधिकार होता है कि वो अपना टाइटल बेच सके। अधिकार वो क्या, कि वो अपना टाइटल, मतलब कि वो गुड्स का टाइटल वो बेच सके, वो गुड्स को वो बेच सके, ठीक है। सैंपल का देखिए, सैंपल का रूल देखिए। सैंपल का रूल ये है कि बल्क मस्ट कोरस्पॉन्ड टू द सैंपल। बल्क मस्ट कोरस्पॉन्ड टू द सैंपल, मतलब कि अरे भाई, जो तुम राइस बैग्स जो तुमको दुकानदार देखने के लिए देता है, हाथ में जो चुन चुन के देखते हो, तो वो राइस बैग्स भी एकदम सिमिलर रहना चाहिए जो तुम्हारा हाथ में था। मतलब कि तुम जो सैंपल हाथ में लिए हो, तुम जो सैंपल हाथ में लिए हो, वैसा ही एकदम राइस बैग्स में रहना चाहिए। वैसा ही एकदम पूरा का पूरा राइस बैग्स में रहना चाहिए। मतलब कि तुम्हारे पास जो तुमको जो सैंपल दिखाया गया है, वही सैंपल का सारा गुड्स क्वालिटी रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो, बायर मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन द गुड्स। मतलब कि हमें खुद से परखने का मौका दिया जाए। मतलब कि सेलर ये नहीं कर सकता कि भाई ये ले लीजिए, फोर्स कर दिया। फोर्स करने से कुछ नहीं होता भाई, हमें खुद से परखने का मौका दिया जाए। मम्मी लोग जो मार्केट में जाती है, तो वो राइस को खुद से परखती है ना, राइस को हाथ में ले लेके खुद से परखती है ना। तो खुद से परखने का मौका दे दिया जाए। राइस बोलो, पटैटो बोल लो, या तो सब्जी मार्केट में जाती है तो खुद से परख के देखती है और जो भी लेना है वो खुद लेती है। मतलब सेलर उनको इंसिस्ट नहीं कर सकता, भैया यही ले लीजिए, यही सब्जी ये पड़ेगा। नहीं भाई, हमको जो मन, जैसा सब्जी मन वही ले सकते हैं हम लोग। थर्ड वाला देखिए, गुड्स मस्ट नॉट हैव एनी लेटेस्ट डिफेक्ट विच मेक देम अनमर्केंटेबल। ठीक है, मतलब कि कुछ डिफेक्ट नहीं होना चाहिए गुड्स में, कुछ डिफेक्ट नहीं होना चाहिए जिसको तुम देख नहीं सकते। होता है ना कि छुपा के, ऑफ कोर्स सैंपल ऐसे करके दिखाया कि हम लोग को गुड्स का जो डिफेक्ट है दिखा नहीं, ठीक है। अब देखिए डिस्क्रिप्शन का रूल क्या है, द बल्क कोरस्पॉन्ड टू द डिस्क्रिप्शन। मतलब कि डिस्क्रिप्शन में जो लिखा है, लिखा है वही गुड्स रहना चाहिए। मतलब बहुत फेयर एंड लवली में होता था ना, फेयर एंड लवली में डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता था कि आपका फेस एकदम गोरा हो जाएगा, और एक्चुअली यूज हम लोग करते थे तो गोरा नहीं हुआ करता था। तो ये सब ना चलवे, इसके लिए उसका नाम ग्लो एंड लवली अभी रख दिया गया है। मतलब फेयर का तो पता नहीं भाई, लेकिन ग्लो हो जाएगा, तुम्हारा चेहरा ग्लो हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिखा हुआ है वो एकदम करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो सेल एंड डिस्क्रिप्शन।
सैंपल मस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज नोन एज द मार्केट, बल्क मस्ट कोरस्पॉन्ड विद द सैंपल इन डिस्क्रिप्शन। मतलब कि जो बल्क है वो इतना सारा जो गुड्स है और इतना सारा जो आपको सैंपल दिखाया जाता है वो सैंपल से मिलना चाहिए। ये पूरा बल्क है, ये पूरा जो बल्क है, ये पूरा जो बल्क है ये छोटा सा सैंपल से मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसा बात नहीं है कि ये बल्क में कुछ और ही रखा हुआ है और आपको सैंपल कुछ और ही दिखा दिया गया है। मतलब चावल कुछ और ही दिखा दिया है और घर लेके आए इतना बड़ा बस्ता लेके तो वो कुछ और ही निकला, तो ये सब भी ना चलवे। चलिए आगे। स्पेसिफिक पर्पस ऑफ द बायर, स्पेसिफिक पर्पस ऑफ द बायर, स्पेसिफिक रीजन टू परचेज होना चाहिए। डिपेंड्स ऑन सेलर स्किल्स होना चाहिए, डिपेंड्स ऑन सेलर्स स्किल्स होना चाहिए, स्पेसिफिक पर्पस। और सेलर डील्स इन दोज गुड्स, मतलब कि सेलर क्या होना चाहिए, सेलर वही गुड्स में डील करना चाहिए, वही सेम गुड्स में डील करना चाहिए। ठीक है, अब अलग गुड्स में वो डील कर दिया अचानक से तो वो सब ना चलवे। चलिए आगे। यूसेज ऑफ ट्रेड रहना चाहिए, मर्केंटेबिलिटी क्या रहना चाहिए, मतलब गुड्स शुड बी यूजेबल और सीलेबल, गुड्स शुड बी यूजेबल और सीलेबल, या तो यूज करो या तो उसको सील करो, सिंपल। और डिफेक्टिव पैकिंग मेक्स गुड अनमैचेबल, अनमर्चेंटेबल, अनमर्चेंटेबल मतलब कि अगर तुमने डिफेक्टिव पैकिंग कर दिया, अगर तुम पैकिंग अच्छे से नहीं किया तो गुड्स तो खराब हो जाएगा ना भाई, गुड्स तो खराब हो जाएगा, गुड्स का तो कुछ गारंटी रहेगा नहीं, और क्या पता वो पैकिंग से बहुत कुछ इफेक्ट पड़ जाए वो गुड्स का, तो वो तो अनमर्चेंटेबल है ही बिल्कुल। और पर्सनल अलाइनमेंट of a person does not make the चलिए होलसमनेस पढ़ते हैं। होलसमनेस मतलब कि गुड्स टू बी इन कंज्यूमेबल स्टेट, मतलब कि खाने योग्य हो, मतलब क्या है, खाने योग्य हो, खाने योग्य हो, गुड्स तो खाने योग्य हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वारंटी क्या होता है, वारंटी के 4 फीचर्स बताइए। सबसे पहले तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड पोजीशन होना चाहिए, सॉरी सबसे पहले तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड पोजीशन होना चाहिए। अनडिस्ट्रीब्यूटेड पोजीशन मतलब क्या होता है, कंडीशन हैज टू बी टाइटल ट्रीटेड एज वारंटी, मतलब अगर कंडीशन हैज टू बी टाइटल है तो उसको वारंटी भी ट्रीट कर दो उसको, कोई बात नहीं। उसके बाद देखो फ्रीडम ऑफ एनकम्ब्रेंसेस होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एनकम्ब्रेंसेस होना चाहिए। व्हेन ए सेलर सेल्स गुड ऑन विच ए थर्ड पार्टी हैज चार्ज एंड ओइंग टू द चार्ज the buyer suffers any damage, he can recover the same from the seller। ठीक है, अगर सेलर की गलती से बायर को कुछ डैमेज हुआ, अगर सेलर की गलती से बायर को कुछ अगर डैमेज हुआ तो क्या करेगा, तो ऑफकोर्स क्या करेगा, ऑफकोर्स ये फाइन चार्ज कर सकता है, ऑफकोर्स डैमेजेस जिसको बोलते हैं, फाइन को क्या बोलता है, डैमेजेस जिसको बोलता है, तो फाइन चार्ज कर सकता है, सिर्फ फाइन चार्ज कर सकता है। और वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं बना सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं बना सकता है, ठीक है, लेकिन सिर्फ फाइन चार्ज कर सकता है, फाइन वो चार्ज कर सकता है इस बात का। ओके, अब देखिए डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ द गुड्स, जैसे कि क्या हो गया एसिड। अब देखिए एसिड के ऊपर अगर लिखा नहीं है, एसिड के ऊपर अगर इसका जो ये डेंजरस हार्म है, ये सब सारा चीज लिखा नहीं है कि एसिड पीने से, एसिड आपके लिए, आपके हेल्थ के लिए डेंजरस है, आप लोग बहुत संभल कर ही यूज करें, ये सब चीज लिखा नहीं है। डेंजरस कमोडिटी का तुम गुड्स बेच रहे हो, डेंजरस नेचर का तुम अगर गुड्स बेच रहे हो और अगर तुम उस पर लिखा नहीं है कि सावधान रहना, ये सब गुड्स सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपके लिए डैमेजेस, मतलब सेलर को क्या पे करना पड़ सकता है, सेलर को इसके लिए डैमेजेस पे करना पड़ सकता है, सेलर को आपके लिए डैमेजेस पे करना पड़ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, वैलिड रहेगा बच्चों, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। उसके बाद देखिए क्वालिटी एंड फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड, क्वालिटी एंड फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड मतलब कि क्या, कंडीशन एज टू द क्वालिटी एंड फिटनेस बाय द यूसेज ऑफ ट्रेड ट्रीटेड एज वारंटी, मतलब क्वालिटी और फिटनेस को लेके अगर आपने कॉम्प्रोमाइज किया है, क्वालिटी और फिटनेस को लेके अगर आपने
कॉम्प्रोमाइज किया है, मतलब सेलर ने कॉम्प्रोमाइज किया है, तो उसको भी वारंटी ट्रीट कर लिया जाएगा। वारंटी ट्रीट करना मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, वैलिड रहेगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, लेकिन मेन कहां फंडा हो जाएगा कि उसको सेलर को क्या देना पड़ेगा, फाइन देना पड़ेगा, डैमेजेस देना पड़ेगा। फाइन और डैमेजेस एक ही होता है, फाइन और डैमेजेस एक ही होता है, तो फाइन और डैमेजेस उसको देना पड़ेगा। समझे, समझ में आया? चलिए आगे। केविएट एम्प्टर, केविएट मतलब अब सेलर का तो बुराई सर बहुत सुन लिए, अब कुछ बायर पे भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। लेट द बायर बी अवेयर, इसमें इसमें क्या बोलता है, लेट द बायर बी अवेयर, मतलब कि बायर को भी होश में रहना चाहिए। ये बायर का ड्यूटी है कि वो जो गुड्स ले रहा है वो सही सेलेक्ट कर रहा है, गुड्स को वो अपने से देख के सेलेक्ट कर रहा है। अब सब्जी मार्केट में आप लोग गए और सब्जी को अपने से नहीं देखा और आपको सेलर कुछ भी पकड़ा दिया, तो ये आपका गलती है ना, सेलर का गलती है? बिल्कुल मेरा गलती है। तो ये बायर का ड्यूटी होता है, बायर का क्या रहता है, बायर का ड्यूटी रहता है टू मेक द राइट सिलेक्शन ऑफ द गुड्स। सेलेक्ट जो कर रहे हैं ना आप लोग गुड्स को, अच्छा गुड्स को सिलेक्ट कीजिए। ही कैन नॉट होल्ड द सेलर लायबल फॉर द रॉन्ग सिलेक्शन। अब खुद ही तुमने गलत सिलेक्ट किया गुड्स को, और सेलर कैसे तब लायबल रह सकता है? सेलर का तो कोई गलती नहीं है ना, तुमने सेलेक्ट किया गुड्स को, तो तुमने सेलेक्ट किया, तो तुम ही अच्छे से सेलेक्ट करके आओ और तुम्हारा सिलेक्शन पे सेलर लायबल नहीं रहेगा। देखिए, द रूल ऑफ केविएट एंटर डज नॉट अप्लाई। अच्छा, ये केविएट एंटर का रूल मतलब लेट द बायर बी अवेयर का रूल, मतलब बायर को सावधानी नहीं रखना पड़ेगा इन सब कंडीशन में, बायर को सावधानी नहीं रखना पड़ेगा इन सब कंडीशन में। इन सब कंडीशन में माना जाएगा कि बायर का कोई गलती नहीं। इन सब कंडीशन में क्या माना जाएगा, बायर का कोई गलती नहीं, बायर का कोई गलती नहीं, बायर एकदम दूध का धुला हुआ है। समझिए, अंडर ए ट्रेड नेम बाय सैंपल, अगर सेलर ने सैंपल सही दिखाया, सेलर ने सैंपल सही दिखाया लेकिन तुमको गुड्स बेचा गलत, तो वो तो सेलर का गलती है ना, वो तो सेलर का गलती है, तुमको तो देखने का ही मौका नहीं मिला। डिस्क्रिप्शन में कुछ और लिखा है लेकिन हुआ कुछ और, मतलब कि डिस्क्रिप्शन के मुकाबले नहीं है। उसके बाद देखो, द गुड्स आर अनमर्चेंटेबल, गुड्स अगर अनमर्चेंटेबल है, गुड्स आर नॉट होलसम, मतलब कि कंज्यूमेबल स्टेट में नहीं है, मतलब खाने योग्य नहीं है, एक्सपायर्ड है गुड्स। अगर गुड्स एक्सपायर्ड है तो ये तो तुम्हारा गलती नहीं है बेटा, क्योंकि तुमने तो बिल्कुल देखा ही नहीं है ना। मतलब कि अब आप लोग ये समझ रहे होंगे कि सर एक्सपायरी डेट तो हर जगह ही लिखा रहता है, लेकिन क्या आलू में लिखा रहेगा एक्सपायरी डेट, आला में लिखा रहेगा, आटा में लिखा रहेगा, सब्जी पर लिखा रहेगा एक्सपायरी डेट? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो ये सब किसका गलती है? ये सब सेलर का गलती है, ठीक है। द गुड्स आर नॉट फिट फॉर द बायर फॉर स्पेसिफिक पर्पस, कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर बायर के लिए फिट नहीं जा रहा ये गुड्स, तो भी सेलर का गलती है। द सेलर सेल्स द गुड्स टू ए बायर बाय फ्रॉड, अगर फ्रॉड में बेच दिया है, अगर फ्रॉड करके बेच दिया ये गुड्स को, जिसको नहीं बेचना था उसको बेच दिया, कुछ मतलब डेंजरस कमोडिटी का गुड्स फ्रॉड में अगर बेच दिया, एक्सपायर्ड गुड्स को निकालने की कोशिश करता है ना, ठीक है। आगे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैसे होगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैसे होगा? सबसे पहले तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मेन फंडा है यहाँ पे, प्रॉपर्टी इन द गुड्स, ओनरशिप ऑफ द गुड्स। तुम अगर ओनर बन जाओ, अगर ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया जाए, तब उससे तो ऑफ कोर्स ट्रांसफर कर दिया। आप लोग अगर जाओ दुकान में और आप लोग बोले कि भैया एक मैगी देना, तो अगर दुकानदार आपको मैगी दे दिया तो वो क्या है आपके लिए, वो ट्रांसफर है, वो ओनरशिप आपका ट्रांसफर हो गया, ओनरशिप आपका ट्रांसफर हो गया। अब देखिए, पोजीशन ऑफ द गुड्स, फिजिकल गुड्स, अगर पोजीशन अगर अभी तक सेल नहीं हुआ है, अभी तक सेल नहीं हुआ है, लेकिन उसका जो गुड्स है वो ट्रांसफर हो गया है आपके गोडाउन में, गुड्स है वो आपको भिजवा दिया है, गुड्स अगर भिजवा दिया है तो भी तो गुड्स का ट्रांसफर हो गया यहाँ पे। अगर तीसरा वाला कंडीशन, पासिंग ऑफ रिस्क पासेस विद द ओनरशिप, द मोमेंट ओनरशिप ट्रांसफर टू बायर रिस्क पासेस टू द बायर। अब मान लीजिए मैं अगर एक दुकान में गया, ठीक है, मैं अगर एक दुकान में गया, मैंने बोला दुकान वाले भैया हमको एक मैगी देना, ठीक है, हमको 100 मैगी देना, हमको तो वो दे दिया 100 मैगी,
हमको वो दे दिया, हमने उसको पैसे पैसे भी दे दिए, हमने उसको पैसे भी दे दिए, ठीक है, दुकान वाले भैया को। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, हमने बोला कि ये 100 मैगी को आप रखना, ये 100 मैगी को आप रखना, मैं आता हूँ कुछ कुछ देर बाद। तो मैं क्या किया, ये 100 मैगी को ये दुकानदार ने बाहर रखवा दिया और एकदम बारिश वारिश आ गई और वो मैगी भीग के खराब हो गए। तो अगर वो मैगी भीग के खराब हो गए बेटा, तो वो आपका गलती है, वो दुकानदार का गलती नहीं है, क्योंकि आप इस मैगी की, इस 100 मैगी के आप ओनर बन चुके थे। अगर आपके आपके पास रिस्क पास हो चुके हैं ऑलरेडी, रिस्क पास विद ओनरशिप, आपके पास जब भी रिस्क पास हुआ तब आपका ये गलती हो जाएगा कि आपने उनको क्यों दिया, आपका ये पूरा पूरी रिस्क हो जाएगा। आपका अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो रहा है तो सिर्फ आपका ही गलती हो जाएगा और आपको ही लॉस सहना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत फटाफट कंप्लीट करवा रहा हूं। सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दो दोस्तों चैनल को, लाइक और कमेंट भी चलती रहनी चाहिए बराबर बराबर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही जल्दी जल्दी में और बहुत ज़्यादा ही फास्ट वे में मैं कंप्लीट करा रहा हूँ आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पूरा का पूरा। अब देखिए यहाँ पे टाइम फॉर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कैसे कैसे रह सकता है, इंटेंशन ऑफ द पार्टी इज नॉट नोन, अगर इंटेंशन ऑफ द पार्टी इज नोन, अगर स्पेसिफिक और अनसर्टेन का बात रहा तो वो तो ऑफकोर्स हो जाएगा इंटेंशन ऑफ द पार्टी इज नॉट नोन। इंटेंशन ऑफ द पार्टी इज नोन कब कब हो जाएगा, एज पर द इंटेंशन, एज पर द इंटेंशन। चलिए जैसा इंटेंशन रहा वैसे। अब ये स्पेसिफिक गुड्स और अनअसर्टेन गुड्स का पढ़ते हैं। स्पेसिफिक गुड्स मतलब क्या, मैंने जो गुड्स चुने हैं, मैंने जो गुड्स अपने हाथों से चुने हैं, और अनअसर्टेन गुड्स जिसको मैंने नहीं चुने हैं, जिसको मैंने नहीं चुने हैं, ठीक है, इन द डिलीवरेबल स्टेट। अगर एक गुड्स को मैंने चुन लिए हैं ऑलरेडी तो वो तो डिलीवरेबल स्टेट्स हो जाएंगे। ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली, ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली। यहाँ पे आफ्टर द गुड्स आर असर्टेन एंड अप्रोप्रिएट, जब चुन लिया जाएगा, जब चुन लिया जाएगा, जब मैंने असर्टेन कर लिया तब जाके ये ओनरशिप ट्रांसफर होगा, तब जाके ये ओनरशिप ट्रांसफर होगा। यहाँ पे नॉट इन ए डिलीवरेबल स्टेट, ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड आफ्टर दे बॉट टू द डिलीवरेबल स्टेट एंड द बायर इज इन्फॉर्म्ड। कब, जब बायर को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, जब बायर को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा तब जाके हम ट्रांसफर कर सकते हैं, तब जाके हम लोग उस गुड्स को डिलीवर कर सकते हैं। असर्टेन गुड्स आंसरिंग द डिस्क्रिप्शन आर आइडेंटिफाइड फॉर द सेट अपार्ट, अपार्ट मतलब कि साइड में रख दो उसको। सिलेक्शन ऑफ द गुड्स विद द कंसेंट ऑफ द बोथ द पार्टीज एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि सिलेक्शन कैसे कैसे होगा गुड्स का, जब बायर का भी सहमति हो और जब सेलर का भी सहमति हो, तब जाके सिलेक्शन हो सकता है और तब जाके ये गुड्स ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेगा, तब जाके ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेगा, तब जाके ये कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म होगा, ठीक है। आगे, इफ द सेलर हैज टू कंडक्ट अ सर्टेन टेस्ट ओवर द गुड्स ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड आफ्टर सच टेस्ट, मतलब अगर कुछ टेस्ट लेना बाकी है, अगर कुछ टेस्ट करना बाकी है तो वो टेस्ट के बाद ही ट्रांसफर हो पाएगा, वो टेस्ट के बाद ही वो ओनरशिप ऑफ द गुड्स ट्रांसफर हो पाएगा, वो टेस्ट के बाद ही ओनरशिप ऑफ द गुड्स ट्रांसफर हो पाएगा। आगे, इफ द बायर हैज टू कंडक्ट द टेस्ट द ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली, अगर बायर को कंडक्ट करना पड़ा तो वो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा इमीडिएटली, ठीक है। आगे, सेल ऑफ अप्रूवल, सेल ऑफ अप्रूवल मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए अगर आप एक दुकान में गए, अगर आप एक दुकान में गए अचानक से, आप बहुत बड़े सेलर है, अगर आप एक दुकान में गए तो उन दुकान वाले को बोला, आप मान लीजिए बहुत बड़े पेन के व्यापारी है, बहुत पेन्स बेचते हैं, ठीक है, स्टेशनरी शॉप में गए और स्टेशनरी शॉप में जाके बोले कि भैया ये पेन मेरा खरीद लो, तो वो भैया बोल रहा है कि भाई वैसे ही लिंक ऑक्टेन इतना इतना पेन चल रहा है मेरा दुकान में, मैं तुम्हारा लोकल पेन क्यों खरीदूं, मैं तुम्हारा लोकल पेन क्यों खरीदूं। आपने उसको बोल दिया कि भाई तू खरीद ले, भाई तू खरीद ले और तू मेरे को पैसा बाद में देना, तू मेरे को पैसा तब देना जब ये गुड्स बिक जाएगा, जब ये गुड्स बिक जाएगा, जब ये गुड्स बिक जाएगा, उसको बोलते हैं सेल ऑन अप्रूवल। सेल ऑन अप्रूवल
कब सेल बन जाता है इसके बारे में अभी बात करते हैं। सेल ऑफ अप्रूवल को कब सेल मान लिया जाता है। देखिए, बायर गिव्स हिज कंसेंट टू परचेज द गुड्स। अगर बायर कंसेंट अपना दे दिया कि हम परचेज करने वाले हैं, हम आपके गुड्स परचेज करने वाले हैं, मेरे को ये सैंपल बहुत ज्यादा पसंद आ गया, मेरे बहुत ज्यादा ही रिस्पॉन्स है हमारे दुकान में। अगर बायर खुद ही अपना कंसेंट दे दिया कि हम ये गुड्स आपसे परचेज करने वाले हैं। उसके बाद देखिए, डस नॉट गिवन ए कंसेंट बट रिटेन्स द गुड्स विदाउट गिविंग नोटिस ऑफ रिजेक्शन विद द स्पेसिफाइड टाइम और इफ नॉट स्पेसिफाइड द रीजनेबल टाइम। अच्छा, यहाँ पे ये लौटाया नहीं, गुड्स को लौटाया नहीं और जवाब भी नहीं दिया, जवाब ही नहीं दिया। यहाँ पे क्या किया, जवाब नहीं दिया। अगर कुछ जवाब ही नहीं दिया वो गुड्स के कोड लेके, तो हम क्या डीम करेंगे, हम यही डीम करेंगे ना कि गुड्स ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है। और तीसरा नंबर कंडीशन, डस एनी एक्ट विच इज कंसिस्टेंट विथ ओनरशिप। डस एनी एक्ट विच इज इनकंसिस्टेंट विथ ओनरशिप, मतलब ये गुड्स को अगर डिस्ट्रॉय कर दिया, गुड्स को अगर ये डिस्ट्रॉय कर दिया तो ये सारे का सारा ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा। बिकॉज वो गुड्स तो मेरा था, वो गुड्स उसने क्यों डिस्ट्रॉय किया, इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट कर देना। कुछ ऐसा चीज कर देना जिससे मेरा गुड्स अगर डिस्ट्रॉय हो गया है तो उस चीज को सेल मान लिया जाएगा, उस चीज को सेल मान लिया जाएगा। सेल ऑन अप्रूवल मतलब सेल को अप्रूव होना बाकी है, और सेल मतलब सेल ऑलरेडी हो चुका है, जो बिक चुका है। अब निमोडैट क्विड नॉन हैबिट पढ़ते हैं। अब सोच रहे होंगे सर ये कौन सा फ्रेंच वर्ड पढ़ा रहे हैं हम लोग को। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज गॉट, एक्सेप्शन ऑफ हिज, नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज गॉट। चलिए, मतलब कि मैं अपना संपत्ति या मैं अपना चीज को, मतलब एक ओनर अपना प्रॉपर्टी या एक ओनर अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हुआ, ओनर कैन नॉट ट्रांसफर हीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एक बात बताइए, हर चीज का ही कोई ना कोई एक्सेप्शन तो रहता ही है, हर चीज का ही कोई ना कोई एक्सेप्शन तो रहता ही है, इसका भी एक्सेप्शन है। जैसे कि अगर सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, आपके एजेंट ने अगर कुछ चीज बेचा है, आपके एजेंट ने अगर कुछ चीज बेचा है, आप किसी को ट्रांसफर अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कर सकते, आप अपने बेचने का शक्ति किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। लेकिन आपने अगर वो सेल किसने किया है, वो सेल आपके एजेंट ने किया है, क्या, बिजनेस में रहते हुए, ऑर्डिनरी कोर्स मतलब बिजनेस में रहते हुए, मेरे कंसेंट से, मतलब आपके कंसेंट से, आपसे अगर पूछ के आपके एजेंट ने अगर कुछ सेल किया है तो वो सेल को वॉइड थोड़ी ना माना जाएगा, वो सेल को वैलिड माना जाएगा। सेल्स टू बोनाफाइड परचेसर, तो ऑफ कोर्स वो परचेसर जो इंटरेस्टेड रहेगा उसको ही बेचा गया है। तो अगर वो अपने ऑर्डिनरी कोर्स में, मतलब कि बिजनेस में रहते हुए ही आपसे पूछ के ये सब सारी चीज किए हुए हैं, तो ऑफ कोर्स ये सेल को माना जाएगा, ये सेल को वैलिड माना जाएगा। अब देखिए, सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर, अगर मान लीजिए मैं अभिषेक हूं और मेरा दोस्त आकाश, ये दोनों ही ओनर है, हम दोनों ही ये कंपनी का ओनर है, तो आकाश भी तो बेच सकता है ना, आकाश भी तो बेच सकता है बिकॉज। और बोनाफाइड परचेसर मतलब परचेसर अगर इंटरेस्टेड है, परचेसर अगर इंटरेस्टेड है गुड्स को खरीदने के लिए, इंटरेस्टेड है, बिल्कुल इंटरेस्टेड है, तब बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जॉइंट ओनर्स मतलब कि एक फर्म में, तो एक पार्टनरशिप फर्म में सात ओनर रहते हैं, तो सातों में से अगर कोई भी बेचे ऐसा कुछ पर्सन को जो कि इंटरेस्टेड है, तो वो वैलिड माना जाएगा, वो क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। अब देखिए, सेल बाय ए पर्सन इन पोजीशन अंडर ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सेल बाय ए पर्सन इन पोजीशन अंडर ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में होते हुए भी, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट बाद में वॉइड हो जाने वाला है, वो पर्सन अगर आपका बेच दिया, वो पर्सन अगर बेच दिया, तो उसको भी हम लोग वैलिड मानते हैं, ठीक है, वैलिड मानते हैं। अब देखिए, सेल बाय स्टॉपल, एक जन आपके मर्जी से, एक दूसरा जन आपके मर्जी से, आपने उसको सहमति दिया है कि भाई तू मेरा ये प्रोडक्ट को सेल कर दे, ये प्रोडक्ट को सेल कर दे, आपने उनको अपने मर्जी से उनको अप्रोच किया कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट सेल कर दे, और वो अगर सेल करवा दिया आपका प्रोडक्ट को, वो सेल क्या माना जाएगा, वो सेल वैलिड माना जाएगा, बिकॉज बायर का तो कोई गलती नहीं है, बायर तो ऑफकोर्स लेगा, ठीक है। अब 5वां नंबर पढ़ते हैं, सेल बाय ए पर्सन इज पोजीशन आफ्टर सेल।
अच्छा, अगर एक एक पर्सन को सेल के बाद भी पोजीशन है उसके पास, सेल के बाद भी उसके पास अगर पूरा का पूरा सामान पड़ा हुआ है, उसको अगर आपने सेल कर रहे हैं तो उस सेल को भी क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। ठीक है, पर्सन हैज द पोजीशन ऑफ द गुड्स और डॉक्यूमेंट सब टाइटल आफ्टर सेलिंग गुड्स एंड रीसेल्स देम, द सेल इज वैलिड। मतलब कि सेल तो कर ही दिए हैं, सेल तो कर ही दिए हैं, एक पर्सन को ऑलरेडी सेल कर दिए हैं, ठीक है, लेकिन वो पर्सन क्या किया, वो पर्सन किसी दूसरे को रीसेल कर दिया गया, तो वो भी सेल वैलिड माना जाएगा, बिकॉज बायर तो गलत नहीं है, बायर तो गलत नहीं है। अब वो दोनों आसपास में समझे आपस में, ठीक है। उसके बाद देखिए, सेल बाय ए पर्सन बिफोर सेल, मतलब सेल होने के पहले ही किसी को बेच दिया, सेल होने के पहले ही किसी थर्ड पार्टी को बेच दिया। ए पर्सन हैज द पोजीशन ऑफ द गुड्स एंड नॉट द ओनरशिप सेल्स देम टू ए बोनाफाइड परचेसर, सेल इज वैलिड। मतलब कि कुछ इंटरेस्टेड, कुछ थर्ड पार्टी को हमने बेच दिया तो उसको बोलते हैं, उसको भी बोलेंगे ना वैलिड, उसको भी बोलेंगे वैलिड। सेल बाय एन अनपेड सेलर, मतलब जिस सेलर को हमने पैसा नहीं दिया, एन अनपेड सेलर आफ्टर एक्सरसाइजिंग हिज राइट ऑफ लीन एंड स्टॉपेज इन ट्रांजिट मे रीसेल द गुड्स। मतलब कि अगर एक सेलर को तुमने पैसा नहीं दिया, और अगर एक सेलर को तुमने पैसा नहीं दिया और गुड्स उन्हीं के पास है, तो वो क्या कर सकता है, वो तीसरे को बेच सकता है ना, वो थर्ड पार्टी को बेच सकता है ना, क्योंकि तुमने तो पैसा उसको दिया नहीं है, तुमने तो पैसा उसको दिया नहीं है, लेकिन भाग से वो गुड्स उनके पास ही है, भाग से वो गुड्स उनके पास ही है, तो उनके पास ही है तो वो तो बिल्कुल थर्ड पार्टी को बेच देंगे, बिल्कुल, है ना। और सेल अंडर अदर एक्ट्स, तो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट अनइंपॉर्टेंट है ये सब आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़िए, जो मैं बहुत कम ध्यान दे रहा हूं, जो चीज में बहुत कम ध्यान दे रहा हूं, वो सब चीज आप समझ लीजिए, अनइंपॉर्टेंट आपके लिए। रूल्स ऑफ डिलीवरी आप लोगों को पढ़ना है घर में अच्छे से, रूल्स ऑफ डिलीवरी सारे के सारे आप लोगों को पढ़ना है। अब देखिए, हर चीज कवर करना यहाँ इम्पॉसिबल हो गया है, बिकॉज हम लोग का एग्जाम बहुत निकट आ रहा है, आप लोगों को भी कुछ कुछ पढ़ना पड़ेगा, और मैं तो जहां तक भी चाह रहा हूँ वहां तक आपको कवर करा देना है, कुछ है नहीं। तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा, ये पीडीएफ को ले लीजिए, ये पीडीएफ को ये डाउनलोड कर लीजिए, और आप लोग भी प्रिपेयर कीजिए अच्छी तरीके से। तो रूल्स ऑफ डिलीवरी आपका होमवर्क है, आप लोग पढ़ के समझिएगा पूरा का पूरा रूल्स ऑफ डिलीवरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब पढ़ते हैं राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। मतलब जो सेलर को तुमने पैसा नहीं दिया, अगर तुमने पैसा नहीं दिया, वो तुम्हारे ऊपर क्या क्या राइट्स लगा सकता है, वो सब उसका राइट क्या है, उस सेलर का, मतलब जिस सेलर को तुमने पैसा नहीं दिया, होता है ना, जिस सेलर को तुमने पैसा नहीं दिया और बल्क में सामान खरीद लिया, मान लो वो सामान का दाम था 1,00,000 रुपीज, तो 1,00,000 रुपीज को तो ऑफकोर्स लॉस नहीं बियर करेंगे सेलर, तो उनका भी कुछ कुछ राइट्स होता है, उनका भी कुछ कुछ राइट्स होता है। क्या क्या राइट्स होता है देखिए, क्योंकि तुमने पैसा नहीं दिया, अनपेड सेलर, ओके। तो सबसे पहले क्या क्या राइट आता है, राइट अगेंस्ट गुड्स, मतलब गुड्स के अगेंस्ट क्या क्या राइट आ सकता है, मतलब सामान के प्रति वो लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ लीन मतलब क्या होता है कि गुड्स को, इफ आफ्टर सेलिंग द गुड्स सेलर हैज द पोजीशन ऑफ, मतलब कि सेलर के पास अभी भी गुड्स है, सेलर के पास अभी भी गुड्स है, और सेलर को पता चल गया है कि बायर पैसा देने नहीं वाला है, बायर पैसा मेरे को नहीं देगा, एंड बिकम्स अनपेड इफ ही रिटर्न्स विथ हिमसेल्फ, लीन कम्स इन द एंड। तब क्या करेगा सेलर, वो गुड्स को भेजेगा ही नहीं, वो सेलर गुड्स को भेजेगा ही नहीं, सेलर गुड्स को भेजेगा ही नहीं, और भेज भी दिया है तो उसको रोकेगा, जैसे कि गुड्स सेंड टू कैरियर, अगर भेज दिया तो उसको रोकने की कोशिश करेगा, उस कैरियर वाले को फोन करेगा कि भाई रुक जा, सेलर मेरे को पैसा नहीं देने वाला है, तुम वापस लौट जाओ। देखो बायर ये टेंडर्स द पेमेंट, बायर और एजेंट लॉफुली एक्वायर्स द गुड्स, तो लॉफुली अगर तुम एक्वायर कर रहे हो गुड्स को तो सही है ना, बिल्कुल स्टॉपल और वेवर, मतलब कि अगर तुम्हारा गुड्स कोई भेज नहीं रहा है, अगर तुम्हारा गुड्स का पैसा किसी ने दिया नहीं है अभी तक, अगर तुम्हारा गुड्स का पैसा अगर तुमको दिया नहीं है और उसका गुड्स तुम्हारे गोडाउन में ही है, उसका गुड्स तुम्हारे गोडाउन में ही है अभी तक, तो उसका गुड्स तुम भेजो ही मत उसके पास, है ना। सबसे पहला राइट तो ये। दूसरा राइट, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट मतलब कि गुड्स को बीच रास्ते में रोक दो, गुड्स को बीच रास्ते में रोक दो, गुड्स को बीच रास्ते में ही रोक दो, वो पहुंचने ही वाला है एकदम, वो लॉरी
सारे के सारे गुड्स लॉरी में जा ही रहे हैं और उसको एंड मोमेंट पे अगर पता चल गया, मतलब कि सेलर को अगर एंड मोमेंट पे पता चल गया कि भाई ये पैसा नहीं देने वाला है, तो उसको क्या करो, बीच रास्ते में ही रोक दो, उसको डिलीवर होने ही ना दो, उसको डिलीवर जो है होने ही ना दो, ठीक है, उस गुड्स को डिलीवर होने ही ना दो, उसको बीच में ही रोक दो, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, बीच में रोक दो। उसके बाद देखो राइट ऑफ रीसेल, मतलब अगर रोक दिया तुमने, ऑफकोर्स वो गुड्स को रोक दिया, गुड्स को क्या किया, गुड्स को स्टॉपेज इन ट्रांजिट करा लिया, राइट ऑफ लीन करा लिया, तो अब क्या करेगा, तुम रीसेल करेगा। मे रीसेल आफ्टर गिविंग नोटिस टू द बायर, मतलब कि एक नोटिस तुमको देना पड़ेगा बायर को कि भाई देख बायर, मैं ये गुड्स को बेचने वाला हूं, बस अब वो रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम में जवाब नहीं दिया तो बस उसको रीसेल कर दे। अब उसको रीसेल कर दे किसी थर्ड पार्टी को, रीसेल किसको करेगा, थर्ड पार्टी को रीसेल कर दे वो गुड्स को, मतलब कि दूसरा जन को बेच दे, क्योंकि वो तो खरीदने नहीं वाला है अभी, समझा, उसको तो तुमने रोक दिया, वो फ्रॉड से तुमने तो अपने आप को बचा लिया, है ना। आगे राइट्स ऑफ द बायर, अब देख बायर के ऊपर क्या क्या मुकदमा चला सकता है, अगर तुमने गुड्स को नहीं रोक पाए, गुड्स नहीं रोक पाया तो अब बायर पे मुकदमा चला, बायर पे क्या क्या मुकदमा चला सकता है, देख यहाँ पे डैमेजेस फॉर नो डिलीवरी ऑफ गुड्स, मतलब कि ऑफकोर्स फाइन ले सकता है उससे, पेनाल्टी वसूल सकता है, इसको बोलते हैं डैमेजेस। कंपेंसेशन ले सकता है कि भाई तुमने मेरा पैसा नहीं दिया, अब वो पैसा के साथ तुम मेरे को डैमेज भी प्रोवाइड करेगा। या तो उसको बोल सकता है कि जो तुमने परफॉर्मेंस नहीं किया, जो तुमने परफॉर्मेंस नहीं किया, मतलब बायर बोल सकता है उसको, जो तुमने परफॉर्मेंस नहीं किया, ठीक है, वो परफॉर्मेंस अब पूरा कर, क्योंकि मैंने तो पैसा दे दिया तुमको, अब तुमने जब परफॉर्मेंस नहीं किया वो परफॉर्मेंस को पूरा कर। या तो स्यू फॉर डैमेजेस भी कर सकता है, व्हेन ये देयर इज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, तो मतलब डैमेजेस किसके लिए, डैमेजेस उसके लिए अगर वो गुड्स खराब निकला है या ब्रीच ऑफ वारंटी हुआ है उसके लिए, या तो स्यू फॉर प्राइस भी कर सकते हो। ये सब सारे कंडीशंस तुमको अच्छे से पढ़ने हैं घर में, पीडीएफ को डाउनलोड करो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे सारा का सारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट खत्म हो जाएगा, यही चैप्टर से ऑक्शन सेल। ऑक्शन सेल क्या क्या होता है नॉर्मली, ऑक्शन सेल एक इन्विटेशन टू ऑफर होता है। ऑक्शन लोग देखे ना, तुम लोग ऑक्शन देखे हो ना, ऑक्शन में जो सामान वामान जो बिकता है, बहुत बड़े बड़े एसेट्स जो बिकते रहते हैं, पेंटिंग्स जो बिकते हैं, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। इट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर, सेल इज कंप्लीट ऑन द फॉल ऑफ द हैमर फॉल होगा तभी तो सेल कंप्लीट होगा, 1 2 3 कर देगा और हैमर अगर फॉल हो जाएगा तभी उसको सेल मान लिया जाएगा। तीसरा वाला पढ़ते हैं, वेयर द गुड्स आर टू बी पुट इन द सेल लॉट्स, ईच लॉट इज डीम्ड टू बी सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मतलब कि एक लॉट को मान लिया जाएगा ये सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, ये सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। उसके बाद देखते हैं, बिडर में रिट्रैक्ट हिज बिड बिफोर द फॉल ऑफ द हैमर, मतलब कि 1 2 3 बोलने से पहले ऑफकोर्स तुमको स्पीक, उसको बोलना पड़ेगा, इंटरेस्टेड, ऐसे हाथ उठाना पड़ेगा, स्पीक नहीं कर सकते, हाथ उठाने पड़ेगा, हैंड रेज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हैंड रेज करना पड़ेगा सर, हैंड रेज करना पड़ेगा, तो बिल्कुल हैंड रेस 1 2 3 बोलने से पहले तुमको हैंड रेस करना पड़ेगा। उसके बाद देखो पांचवा नंबर क्या है, सेलर और हिज एजेंट में बिड एट द ऑक्शन इफ ही रिजर्व्स टू राइट, मतलब कि सेलर तो बिड कर ही सकता है और अगर चाहे तो एजेंट भी बिड कर सकता है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए, उसको परमिशन चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए, परमिशन चाहिए। उसके पास अगर परमिशन है तो वो सारे का सारा बिड कर सकता है। उसके बाद 6 नंबर पर, इफ ही बिड्स विदाउट रिजर्विंग राइट द सेल इज वॉइडेबल, अगर बिना रिजर्व किए, बिना परमिशन लिए, मतलब कि परमिशन नहीं लिया, परमिशन अगर नहीं है उसको बिड करने का, अगर परमिशन नहीं है एजेंट को बिड करने का, किसको, एजेंट को, सेलर को तो बिड करने का ऑफ कोर्स परमिशन रहेगा, लेकिन एजेंट को बिड करने का परमिशन नहीं है, तो क्या कर सकता है, तो ये बन जाएगा वॉइडेबल, मतलब कि वॉइड हो जाएगा बाद में, जिसको बोलते हैं हम लोग वॉइडेबल, पहले वैलिड था बाद में वॉइड हो जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, क्योंकि सेल इज वॉइडेबल, क्योंकि एजेंट बैठ के बिना परमिशन का बिड कर दिया। 7वां पढ़ते हैं, इफ द सेलर अपॉइंट्स मोर देन वन बिडर फॉर प्रिटेंडेड बिडिंग द सेल इज वॉइडेबल, मतलब
एक से ज्यादा बिडर, मतलब कि अलग से हमने क्या किया, अलग से 4 बिडर को बिठा दिया और उसको बोल दिया कि भाई ऐसे ऐसे बिड करना, ऐसे ऐसे पूरा गेम प्लान सजा लिया हमने एकदम चोरी किया। और उस वो करके हमने बिडिंग प्राइस को बढ़ा दिया, या वो करके हमने अगर बिडिंग प्राइस को बढ़ा के अपना सामान का प्राइस को हमने बढ़वाया, तो उसको बोलते हैं प्रिटेंडेड बिडिंग। प्रिटेंडेड बिडिंग वॉइडेबल है, प्रिटेंडेड बिडिंग वॉइडेबल है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा वॉइड बाद में, क्योंकि तुमने इंटेंशनली बिडर लोगों को बिठा के ऐसा गेम प्लान बनाया जहां की तुम्हारा घटिया से घटिया प्रोडक्ट का भी प्राइस एकदम आसमान को छू जाए। आठवां में पढ़ते हैं, द सेल मे बी सब्जेक्ट टू ए रिजर्व और ए अपसेट प्राइस, मतलब कि रिजर्व प्राइस में रहना चाहिए, सेल एकदम रिजर्व प्राइस में रहना चाहिए, उससे बढ़ना भी नहीं चाहिए, उससे घटना भी नहीं चाहिए। एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर बिडर्स नॉट टू बिड अगेंस्ट ईच अदर, नो नॉकआउट एग्रीमेंट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी एंड हेंस वर्ड, मतलब कि अगर बायर लोग ने भी ऐसे करके गेम प्लान बना लिया है कि हम लोग ऐसे करके बिड करेंगे, हम लोग एक साथ मिल के बिड करेंगे, तो वो भी वॉइड है और अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है। ठीक है, तो आज तक देखिए, आज हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट को पूरा तरह से कंप्लीट कर लिया, फुल कंप्लीट हो चुका है। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और बिल्कुल सब्सक्राइब करें उसको, और ऐसे ऐसे वीडियोस बार बार बहुत बहुत आते रहेंगे। और हमने सेल ऑफ सोगा का फुल कवरेज किया आज, सोगा का हमने पूरा का पूरा कवरेज कर लिया है। आशा करता हूं आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो, बहुत फटाफट से पढ़ाना पड़ा हमको, क्या करें एग्जाम बहुत जल्दी जल्दी है। और लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल अच्छे से करें। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।